हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे न्यू एकेडमी के यूट्यूब क्लास में। जैसा कि हम पिछले क्लास में देख रहे थे, हमने सीडीपी का सिलेबस पहले डिकोड किया, उसके बाद उसका यूनिट 1 का टेस्ट सीरीज हमारी मैम ले रही है। उसके बाद हम ले रहे थे यूनिट 3 का टेस्ट सीरीज, उसका हम देख रहे थे कि क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अभी हम 50 से आगे चलते हैं। ठीक, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमको चारों ऑप्शन को ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पहले समझना है, उसके बाद फिर ऑप्शंस पे जंप करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है, एक छात्र अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे प्रेरणा का कौन सा प्रकार। तो देखिए वो किसी कारणवश वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो प्रथम स्थान अपने लिए प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। अगर यहाँ पे बोलता है कि वो किसी को दिखाने के लिए कर रहा है तो वो क्या आता, बाह्य प्रेरणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंतरिक प्रेरणा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक के साथ 3 क्वेश्चन फ्री मिल रहे हैं हमको। तो इसमें 2 कॉलम दिया है और बताया है कि कौन सा सही है, किसके अकॉर्डिंग उसको लेना है। ये सारे विकार हैं, पठन संबंधी विकार आते हैं, ठीक है, लिखने संबंधी विकार आते हैं, कैलकुलेशन संबंधी विकार आते हैं। तो ये सारे विकार हैं, इसमें होता क्या है हमको ये जानना है। देखिए सबसे पहले दिया है डिस्ग्राफिया। अब जो बच्चे हमारा पिछला क्लास देख चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा डिस्ग्राफिया मतलब ये लिखने से संबंधित है। इसका मैं एग्जांपल देके समझाया था, एक बार जाके आप देख सकते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो इसमें लिखने वाला कौन सा नंबर में है, 3rd नंबर में। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया 3rd, तो ये इसमें आ गया। बाकी ऑप्शंस नीचे दिए हैं, एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन रेस में है, बाकी दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखते हैं डिसकैलकुलिया। ये भी मैं बता चुका हूं। डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये होता है हमारा गणित से संबंधित होता है, संख्याओं से संबंधित होता है। दूसरा का क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए बी का इसमें है और इसमें भी है, मतलब अभी भी दोनों रेस में बने हुए हैं। तीसरा है डिसार्थिया। डिसार्थिया क्या होता है, ये स्पीच विकार होता है। ठीक है, मोटर स्पीच विकार होता है, तो इसका हो जाएगा 4। और डिस्फेजिया बच गया। डिस्फेजिया के बारे में पहले भी बता चुके हैं अपन कि डिस्फेजिया होता है फेस करने से डर। ठीक है, और ये खासकर किसको होता है, भाषा से रिलेटेड होता है। तो डी का हो जाएगा 2nd। तो डी का 2nd इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जीतता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, तो इसके साथ आपको 4 प्रकार के विकार पता चल गए, चारों विकारों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो पता चल गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने देखा कि विस्थापित परिवार से आए एक बच्चे को स्कूल में हमेशा बेचैनी और थकान महसूस होती है। वह अपनी बुनियादी जरूरतों, ठीक है इस लाइन पे ध्यान देंगे, अपने जरूरतों पे और शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। मतलब उसको बेसिक जो प्रॉब्लम है उससे पहले ध्यान दे रहा है। पढ़ाई के लक्ष्यों पर जोर देने के बजाय शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, उसको सहारा देगा, स्नेहपूर्ण सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा। तो ये जो कहानी हम छोटा सा सुने, ये कहानी किस चीज को दर्शा रहा है हमको ये बताना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से सबसे सही ऑप्शन कौन सा लगता है। देखिए इसमें अलग से लिखा भी हुआ है, विकास से पहले कमी की जरूरतों को पूरा करना। मतलब वो पढ़ने से पहले ही उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पहले जो उनके बेसिक प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आता है मानवतावादी के अंदर। ठीक है, इसको दिया कौन है, मैस्लो। इसका सिद्धांत क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत कौन दिया है, मैस्लो। उसी के अंतर्गत ये वाला जो थ्योरी पोर्शन है आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें दिया है देखो, सीखना मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पूछा यह जा रहा है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए चारों ऑप्शंस में, एक में जैविक दिया है, एक में परिपक्वता दिया है, एक में वंशानुगत प्रक्रिया दिया है, और ये बी हमारा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए कभी भी आप सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, सीखना और परिवर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं। आप सीख रहे हैं मतलब आप में परिवर्तन आ रहा है। ठीक, और वैसे भी देखेंगे तो इन तीनों के ऑप्शंस के पहले केवल लिखा है, तो केवल यही है क्या। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई सही आंसर भी होता तो केवल लिखा है, तो केवल एक ही चीज उस प्रक्रिया को नहीं दर्शा रही है जिससे हम सीख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये क्या करेगा, स्थायी परिवर्तन करेगा, किसमें, हमारे व्यवहार में। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक, थॉर्नडाइक कौन है, तो ये बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। इन्होंने कई प्रकार के सिद्धांत दिए। इनका मेन सिद्धांत है आपका, ये शिक्षा मनोविज्ञान के भी सिद्धांत दिए हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, प्रशिक्षण का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, और SR थ्योरी भी इन्होंने दिया है। ठीक,
बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ईएल थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ठीक, ये पूछा गया। अभी मैं यह सबको बताया, बंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को एसआर थ्योरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चौथा हमको देखना नहीं है। चौथा क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये दिया है पावलोव, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत हम संबंध स्थापित करते हैं, साहचर्य बनाते हैं एक से दूसरे चीज के बीच में, ठीक। तो इसका आंसर हालांकि ये तो होने वाला नहीं है, तो बच गया क्या? 1 2 3। तीनों को कौन दिया है? तीनों को दिया है थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक। बी राइट आंसर रहेगा। टिक मारो, आगे बढ़ो। एक चीज ये करना है कि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लॉक करना है, फिर उसको मैच करना है। इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? ठीक है, मतलब सीखने में जो काम नहीं आता है। प्रयत्न एवं भूल, आदमी भूल करेगा फिर प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करेगा फिर भूल करेगा, उससे सीखेगा। अनुकरण, अनुकरण मतलब किसी को देखकर सीखना, ठीक है। तो देखकर तो हम सीखते ही हैं कुछ ना कुछ। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, मतलब खुद से सीखना, करके सीखना, तो इससे भी सीखेंगे ही। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, दंड द्वारा विकास, तो किसी का भी विकास आप दंड द्वारा नहीं कर सकते। भले ही वो डर में कर लेगा, लेकिन वो उसका विकास नहीं होगा, वो डर रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चों को समूहों में कार्य कराना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ठीक, इसके बारे में कौन बताया है? इसके बारे में दो वैज्ञानिक बताए हैं, अल्बर्ट बंडूरा और लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की क्या बोलता था कि बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से सीख सकता है। अल्बर्ट बंडूरा प्योर सामाजिक पे था। तो बच्चों के समूह में कार्य करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देगा? समूह में कार्य कर रहे हैं मतलब वो समाज के बीच में, समाज के बीच में है, तो सीधा सीधा बात है वो कौन सा अधिगम हो गया? सामाजिक अधिगम। तो ये वहां सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 58, बच्चों के विकास में आधुनिक सीखने के तरीकों और पढ़ाने के तरीकों के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करें, ठीक। 3-4 बयान दिया है, क्या बोलता है देखते हैं। ध्यान ये रखना है कि आधुनिक सीखने के तरीकों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आधुनिक चीजों पे हमको फोकस करना है। पढ़ाने का प्रोजेक्ट मेथड, मूल रूप से इसको कौन दिया है? इसको दिया जॉन डीवी, ठीक। सामाजिक संदर्भ में करके सीखने की फिलॉसफी पर आधारित है। तो प्रोजेक्ट मेथड आधुनिक तरीका है, ठीक है, इससे सीखा जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है। दूसरा दिया है ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है खोज आधारित शिक्षण। खोज आधारित शिक्षण मतलब ये क्या है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, तो ये भी आधुनिक सीखने का ही तरीका है। तीसरा दिया है अनुभव आधारित शिक्षा में सक्रिय ठोस अनुभव के बाद चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा, ठीक है। चिंतनशील मतलब वो सोचेगा उस बारे में, अमूर्त अवधारणा मतलब जो चीज उसके साथ सामने में है नहीं उसके बारे में भी वो सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आधुनिक तरीकों को दर्शा रहा है। चौथा क्या बोलता है? रचनावादी शिक्षण के तरीकों में सीखने वालों का ज्ञान सक्रिय निर्माता मानने के बजाय ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना जाता है। मतलब निष्क्रिय तरीके से आदमी सीख रहा है, बैठ के सिर्फ सुन रहा है, इस तरीके का बात इसमें बोला जा रहा है। तो ये थोड़ा निगेटिव साउंड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो देखते हैं ऑप्शन में कहां दिया है 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए बोल रहा है केवल 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 59, वाइगोस्की। वाइगोस्की के बारे में मैं अभी बताया कि ये कैसा आदमी था, तो ये सांस्कृतिक सामाजिक आदमी था, ठीक है। इसके अंतर्गत इसका मानना यह था कि बच्चे समाज के साथ क्रिया करके सीखते हैं। तो इसके अनुसार सीखने का महत्वपूर्ण आधार क्या है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, दंड, सामाजिक अंतरक्रिया। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतरक्रिया। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक आदमी। क्वेश्चन नंबर 60, यदि शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो वह बच्चों को किस रूप में देखता है? इसका मतलब क्या है? वो बच्चों की सहभागिता ले रहा है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ बता नहीं रहा है, उनसे भी काम करवा रहा है। तो बच्चे इसमें निष्क्रिय श्रोता हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं। रटने वाला विद्यार्थी निगेटिव है, नहीं होंगे। अनुशासनहीन बालक, इसका मतलब ही नहीं है, अनुशासन के बारे में बोला ही नहीं गया है। आंसर क्या बच गया? सी। सी मतलब वैज्ञानिक अन्वेषक। इसी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि वहां क्या होता है? खोज आधारित अधिगम। उसी को ही क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्राइमरी क्लासरूम में ग्रुप वर्क की रणनीतियों के संदर्भ में। देखिए ग्रुप वर्क की बात कर दिया, मतलब सामाजिक अंतरक्रिया हो रहा है, सामाजिक अधिगम हो रहा है।
सहकारी शिक्षक और सहयोगात्मक शिक्षक की तुलना करने वाले इन कथनों पर विचार हमको करना है। ठीक है, 2 कथन दिए हैं, मतलब 2 टॉपिक पे 4 कथन दिए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। सहकारी शिक्षक में टीचर द्वारा हर व्यक्ति की भूमिका तय करके इसे सख्ती से व्यवस्थित किया जाता है। सख्ती वाला चीज करेगा ही नहीं टीचर। ठीक है, आजकल टीचर को कैसा होना चाहिए, सुविधा देने वाला होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए। तो ये सख्ती वाला चीज उसमें नहीं आएगा, मतलब ये पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, सहकारी शिक्षण में ग्रुप की सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत जवाबदेही पर भी जोर दिया जाता है, जबकि सहयोगात्मक शिक्षण मुख्य रूप से साझा आपसी ग्रुप जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सहकारी शिक्षक में टीचर सख्ती से क्या कर रहा है, अधिकार पूर्ण नियंत्रक के रूप में काम कर रहा है, और सहयोगात्मक शिक्षण का निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में कर रहा है। तो ठीक है, इसका हमको बताना क्या था, हमको ये बताना था कि ग्रुप वर्क जो हो रहा है उसमें रणनीति के संदर्भ में सहकारी शिक्षण और सहयोगात्मक शिक्षण का तुलना करना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 3 तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। इसको एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंप्लीट हमको जानकारी मिल नहीं पा रही है, तो इसका आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, एक बार ध्यान से देखते हैं फिर से। सहयोगात्मक में तो खुली और ग्रुप संचालित होता है, ये बात तो सही है, पहला लाइन हालांकि गलत लग रहा है, और ये भी सही है, ग्रुप जिम्मेदारी निर्भर करता है, साझा होता है, ये भी ठीक है। शिक्षण में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में, ये वाला गलत है, तो इसका अगर आंसर लिया जाएगा तो 1 और 2 लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, संवेग का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। संवेग मतलब क्या, हमारे इमोशन। ठीक है, इमोशन से सीखने का लेना देना है। अगर आपका इमोशन सही नहीं रहेगा तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इमोशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है सीखने में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बोल रहा है, ये तो गलत हो गया। केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बोल रहा है, तो केवल नकारात्मक तो नहीं हो सकता, सकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। लास्ट क्या बोलता है, केवल परीक्षा के समय प्रभाव पड़ता है। तो जहां तक ये जो केवल वाले ऑप्शंस रहते हैं ना, वो 90% केसेस में ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एलिमिनेट होंगे, वो बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 63, कथन और कारण वाला बात है। कथन बोला जा रहा है कि मंद बुद्धि और प्राथमिक स्तर के बालक को सिखाने के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे उपयोगी माना जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत तर्क, चिंतन, अमूर्त कल्पना के बजाय निरंतर प्रयास, त्रुटि सुधार और अभ्यास पर बल देता है। थॉर्नडाइक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये यही सब सिद्धांत दिया है, प्रयास, त्रुटि सुधार, थ्योरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसका कारण बता भी रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, और पहला लाइन में सही है और दूसरा लाइन भी सही है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, जहां ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए सही। 64 बोल रहा है, एक शिक्षक कक्षा में गणित का प्रश्न हल कराते समय छात्रों से बार बार अभ्यास करवाता है। ठीक है, अभ्यास करवा रहा है और सही उत्तर मिलने पर उनकी प्रशंसा कर रहा है। शिक्षक थॉर्नडाइक के किन 2 प्रमुख नियमों का पालन कर रहा है। ठीक, तो देखिए जो थॉर्नडाइक है वो 2 प्रकार का नियम दिया था, एक होता है मुख्य नियम, एक होता है गौड़ नियम। मुख्य नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परीक्षा में उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मुख्य नियम वो 3 दिया था, पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम किसके हैं, ये तीनों नियम है थॉर्नडाइक के, और इन्हें मुख्य नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौड़ नियम भी होता है, वो 5 होता है। ठीक, अगर उसको जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुप्रतिक्रियात्मक होता है, मनोवृत्ति होता है, एक होता है आंशिक रूप से होता है, एक होता है आत्मीय होता है, और लास्ट होता है संबंध। ठीक है, तो ये 5 होता है गौड़ नियम। तो हमको मेन मुख्य नियम पे फोकस करना है। ये बोल रहा है कि गणित का प्रश्न बार बार वो हल करा रहा है, अभ्यास करा रहा है, तो ये कौन सा नियम है, तो ये अभ्यास करा रहा है, मतलब अभ्यास का नियम तो होगा। ठीक, बाकी देखिए इसमें भी एक बार अभ्यास का नियम दिख रहा है हमको, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है। लेकिन एक लाइन और है, सही मिलने पर उनकी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा कर रहा है मतलब वो जो भी अभ्यास हो रहा है उसके प्रभाव के बारे में भी बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, क्योंकि देखिए इसमें प्रभाव नहीं दिया गया दूसरे वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 64 का बी। चलते हैं 65 में, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब बाहरी चीजों से मतलब नहीं, आदमी खुद ही कुछ अच्छा करना चाहता है। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये बाहरी चीज हो गया। दंड से बचने के लिए पढ़ना, ये बाहरी चीज हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना, ये अंदर वाला चीज है।
अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, यह भी बाहरी चीज हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्राइमरी क्लासरूम में जॉन डीवी के करके सीखने के मुख्य सिद्धांत को इनमें से कौन सा शिक्षण संबंधी वाक्यांश सबसे अच्छी तरह बताता है? ठीक है, जॉन डीवी क्या थे? ये प्रोजेक्ट विधि के विचारदाता थे। ये विचार किए थे किसके बारे में? प्रोजेक्ट विधि के बारे में। ठीक है, और इन्हीं के एक शिष्य थे किलपैट्रिक, वो उस प्रोजेक्ट विधि को लेकर आए थे, मतलब ये नींव रखे थे उसका और वो उसको लेकर आए थे। तो इन दोनों नामों के बारे में ध्यान से आपको जानकारी रखना है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। प्रोजेक्ट विधि के नाम में आया तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों ही आएंगे, लेकिन जॉन डीवी क्या किया है? वो इसका विचार दिया है, और उस सिद्धांत को लाया कौन है? उस सिद्धांत को लाया है किलपैट्रिक। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि क्लासरूम में जॉन डीवी के करके सीखने, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करेगा सीखेगा, तो कौन सा वाक्य सही है? चुपचाप सुनना, पाठ्यक्रम की बातों को रटना, निगेटिव साउंड, गलत। सक्रिय रूप से शामिल होना, अनुभव के आधार पर समस्या समाधान और व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, ये सही लग रहा है हमको। आगे देखते हैं, दो और कुछ है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा निर्देश जिसमें छात्रों की भागीदारी बहुत कम हो। भागीदारी नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? ठीक है, ये भी कट गया। हर टर्म के आखिर में स्टैंडर्ड समेटिव टेस्टिंग, टेस्टिंग ये तो उसका मूल्यांकन हो गया, ये इसमें आएगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा सीखने में व्यक्तिगत कारक है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल चीजों की बात हो रही है, तो विद्यालय का वातावरण ये सामाजिक चीज हो गया। शिक्षक की विधि ये उसके व्यक्तिगत रूप से तो नहीं शामिल हो रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत है, लेकिन इसमें परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं। चारों में से सही ऑप्शन लग रहा है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि हर आदमी का व्यक्तिगत अलग अलग होता है। तो सीखने में व्यक्तिगत कारक क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। 68 बोल रहा है कि संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था देखिए ये दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बच्चों को 4 भागों में बांटा था, ठीक है, उसमें उम्र के हिसाब से बांटा था, और उसमें यह बताया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो संवेदी गामक होता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फिर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर लास्ट में आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको एज के हिसाब से बांटा था। संवेदी गामक को 0 से 2 दिया था, पूर्व संक्रियात्मक को 2 से 7, ठीक है, उसके बाद दिया था मूर्त संक्रियात्मक, वो 7 से 11, और लास्ट में था अमूर्त, वो 11 से 15। 4 स्टेज में बांटा था, और चारों ही स्टेज में वो ये बताया था कि बच्चे किस टाइप से सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संवेदी गामक अवस्था की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन कौन सा है ये बताना है। मतलब हमको दृष्टिकोण रखना है 0 से 2 के बीच का, उस समय बालक क्या कर सकता है। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व मतलब लगभग 8-12 महीने में बालक क्या समझने लगता है कि वस्तुएं दिखाई न देने में भी अस्तित्व में रहती है। बालक में लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। तो ये चौथा तो नहीं है, क्योंकि अमूर्त चिंतन तो लास्ट में आ गया। बाकी जो 3 बचा उस पर एक बार फिर से विचार करते हैं। तो बच्चा इसमें अपने ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। 0 से 2 साल की विशेषता के अंतर्गत ही आता है। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ठीक है, किसी चीज को पकड़ता है, फेंकता है, शारीरिक क्रिया करता है। वस्तु का स्थायित्व होता है उसके अंदर, मतलब उसका अगर खिलौना छुपा हुआ भी है तो वो रोएगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मतलब वो खिलौने के बारे में समझ चुका है, ठीक है। 0 से 2 साल की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय ये वस्तु स्थायित्व भी रहेगा और अपने ज्ञानेंद्रियों से भी सीखेगा। तीसरा होता है बालक में लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की शुरुआत हो जाती है, मतलब उसका एक लक्ष्य रहता है, ठीक है। लक्ष्य सारे बालक का अलग अलग हो सकता है। 0 से 2 साल में कोई चाहेगा कि सारे मुझे अटेंशन दे, कोई चाहेगा कि मुझे घूमने जाना है, कोई गोदी में पवाए रहना चाहता है, कोई गाड़ी में घूमना चाहता है, ठीक है। तो उसका एक अपने अंदर एक लक्ष्य होता है। तो ये भी सही हो गया। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा, जो कि है ए में। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने में पर्यावरणीय कारक है? पर्यावरणीय मतलब बाह्य कारक की बात हो रही है, ठीक, जो हमारे आसपास रहता है। तो देखिए ये परिपक्वता, ये इंडिविजुअल सबका अलग अलग हो सकता है। मतलब यांत्रिक कारक हो गया, बुद्धि यांत्रिक कारक हो गया, रुचि यांत्रिक कारक हो गया, बच गया क्या? विद्यालय का वातावरण। ये हो गया पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक मतलब हमारे आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि प्राइमरी स्कूल टीचर सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण स्कूलों में अलग अलग क्षमता वाले बच्चों की क्लास के लिए भिन्न भिन्न एक यूनिट की योजना बना रहा है। महंगे कमर्शियल प्लास्टिक किट मॉडल खरीदने के बजाय क्या कर रहा है वो? टीएलएम मतलब टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका मतलब सीखने के लिए या टीचिंग कराने के लिए जो भी मटेरियल यूज होने वाले हैं उसको बोला जाता है टीएलएम। जैसे ये बोर्ड टीएलएम है, ये पेन टीएलएम है, इंटरनेट भी आज के जमाने में टीएलएम ही हो गया है। तो कागज की पट्टियों, साहनी टहनियों, मिट्टी के टुकड़ों, ये सब का इस्तेमाल करके वो सिखा रहा है बच्चों को, मतलब दिखा रहे उनको भौतिक रूप से।
टीचर द्वारा चुने गए टीएलएम के बारे में नीचे कुछ बयान दिया गया है, ठीक है। उन बयानों को देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सही लग रहा है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले और खुद बनाए गए टीएलएम अमूर्त सोच को सीमित करते हैं और सीखने वाले की सोच की गति को धीमा करते हैं। तो ये निगेटिव साउंड कर रहा है, ठीक है। धीमा कर रहे हैं मतलब ये तरीका तो गलत हो गया। तो अगर तरीका गलत है तो टीचर ऐसा करेगा क्यों? खुद बनाए गए मटेरियल छात्रों को छूकर और इस्तेमाल करके सीखने में सक्रिय रूप से शामिल करता है, जिससे ठोस से अमूर्त सोच की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। ये बहुत सही लाइन लिखा है, ठीक है। इससे बच्चा का अमूर्त सोच विकसित होगा, ठीक है, वो सक्रिय रूप से शामिल होगा। क्योंकि अगर जैसे मॉडलिंग बनाने को बोला जाता है तो उसमें बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है, कंपटीशन की भी भावना रहती है, कुछ नया करना है, इस टाइप की भावना आ जाती है। तो उसमें सक्रिय रूप से क्या होता है, बच्चा शामिल हो जाता है। बेकार और स्थानीय चीजों के इस्तेमाल सीखने के माहौल को किफायती बनाता है, बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। ये भी सही है। अगर वो आसपास की चीजों को यूज कर रहा है तो किफायती रहेगा, मतलब कम खर्चे में सारा काम कर सकते हैं अपन। और बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है, मतलब जिस चीज को बच्चे डेली देखते आए हैं अगर उन चीजों का यूज करके सिखाया जाएगा तो बच्चे जल्दी कैच करेंगे। तो तीसरा भी सही है, पहला गलत था। चौथा क्या है, टीएलएम का मुख्य काम कॉन्सेप्ट बनाते समय टीचर की जुबानी मदद को पूरा करना होता है। तो ये गलत हो गया, निगेटिव साउंड कर रहे हैं। बच गया क्या, 2 और 3। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। कहाँ है, बी में है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। 71 पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। रचनावादी मतलब बच्चा यहाँ पे सृजनात्मक हो गया, वो सोच सकता है, अब सारी चिंतन करेगा, एक से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, नहीं है। ज्ञान हम शिक्षक के अलावा भी कहीं से ले सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये लाइन सही है, इसी को ही तो रचनावादी बोला जाएगा। रटना सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, निगेटिव, खत्म। सभी बच्चों का एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है, सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72 बोलता है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम बात किए थे। पिछला वीडियो भी बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसको भी जाकर जरूर देखिए, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, इसमें क्या किया गया था, जो 7 था उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया। क्या, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है। पहले 7 चीजों को उसमें अंतर्गत लिया जाता था, उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया। तो उसमें कुछ लाइंस दिया है, कौन सा लाइन सही है देखना है। तो देखिए पहला ही लाइन लिखा है, इस अधिनियम में दिव्यांगों को श्रेणी को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21। तो ये लाइन तो सही है। 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही है। एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये एनईपी के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल बच्चों में 6 से 14 वर्ष होता है, और अगर वो बच्चा दिव्यांग है तो वो कितना हो जाता है, 6 से 18, उनको 4 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा बोल रहा है सरकारी भवनों, परिसरों और परिवहन साधनों को दिव्यांग अनुकूल बनाना अनिवार्य किया गया। सही बात है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाकर अनकंफर्टेबल फील करता है, अगर उसके हिसाब से रास्ते नहीं है, ठीक है, कोई व्हील चेयर में है और सीढ़ी है, तो वो ऊपर कैसे जाएगा, वो हमेशा फिर दूसरे पे आश्रित रहेगा। तो वहां पे क्या स्लोप बनाया जाता है। तो ऐसे भवनों का निर्माण करना अनिवार्य है। तो हाँ है। इसी से क्या होगा, इसी से डिसेबल लोग भी कंफर्टेबली स्कूल जाकर सीख सकते हैं। चौथा क्या है, इसके अंतर्गत विशिष्ट अधिगम अक्षमता, SLD बोला जाता है, जिसको ऑटिज्म एवं एसिड अटैक पीड़ितों को भी दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें तीनों आएगा। तो तीनों किसमें दिया गया है, बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, क्योंकि एसिड अटैक पीड़ित, तो ये उसमें नहीं आता है, ठीक। बच गया क्या, बाकी 3, हमारा आंसर कंप्लीट। निम्न में से कौन सा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है। देखो सबसे अधिक बोल दिया, मतलब इसके हमको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और सबसे सही आंसर को लेना है। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक ही पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे अधिक लिख के ना चारों ऑप्शन को सही दे देगा, ठीक है। चारों को अगर आप इंडिविजुअल सोचोगे तो चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बोला रहेगा सबसे अधिक, तो चारों में जो सबसे अधिक है उसको लेना है। हालांकि इस क्वेश्चन में जाहिर सी बात है, व्याख्यान देकर आप अधिगम को प्रभावी नहीं बना सकते, दंड देकर नहीं बना सकते, सिर्फ गृह कार्य देकर नहीं बना सकते। बच गया क्या, सी, मतलब विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिया नाम की एक युवा छात्रा कई अंकों वाले भाग की एक मुश्किल समस्या को खुद हल करने की कोशिश कर रही है। उसके टीचर ने देखा कि वह शुरुआत स्टेप तो समझती लेकिन बीच में अटक जा रही है, ठीक।
टीचर रिया के साथ बैठते हैं, कुछ जरूरती हिंट देते हैं, बाकी स्टेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, फिर कैलकुलेशन वो कर लेती है। ठीक, देखिए इसके बारे में एक चीज फिर से जान लीजिए, ये नया चीज है। जो लेह वाइगोत्स्की हैं, ये कौन सा नियम दिए थे? ये दिए थे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसके अंतर्गत क्या था कि बच्चे जो सीख सकते हैं, ठीक है, और जो नहीं सीख सकते, उसके बीच में गैप है, उस गैप को नाम दिया गया क्या? ZPD। ठीक, लेकिन जो सीख सकते हैं जो नहीं सीख सकते, उसके बीच का गैप हो गया ZPD। लेकिन अगर जो नहीं सीखा जा सकता बच्चे द्वारा, अगर उसको थोड़ा सा हिंट देकर, थोड़ा सा हेल्प देकर अगर सिखाया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैप फोल्डिंग। इसके बारे में थ्योरी हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, एक बार जाके देखिए। 75 क्या बोल रहा है? यही ZPD के बारे में अभी मैं बताया। ठीक, इसके बारे में दिया कौन है? तो कौन दिया है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कौन था? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आदमी था। ठीक है, ZPD, स्कैप फोल्डिंग, ये सब के बारे में बताया, और बताया कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन क्या दिया था। जैसे पियाजे के बारे में बता चुका हूं, ये 4 अवस्था दिया था, वाइगोत्स्की हो गया। कोहलबर्ग क्या है? कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है, बने रहिएगा। तो कोहलबर्ग क्या किया था? बच्चों के नैतिकता के बारे में बताया था। और JS ब्रूनर ने भी कुछ सिद्धांत तो दिया था, फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो ब्रूनर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक, JS ब्रूनर, ये सीखने से रिलेटेड ही कुछ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 76, बंडूरा। ठीक है, बंडूरा क्या है? ये भी सामाजिक आदमी। ठीक, लेह वाइगोत्स्की समाज के साथ संस्कृति को शामिल किया। एरिक एरिक्सन आते हैं, वो समाज के संग मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण को शामिल किए। बंडूरा सिर्फ सामाजिक चीजों पर ही फोकस किए थे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? बंडूरा के सामाजिक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के चरणों के सही क्रम का चयन कूट के माध्यम से कीजिए। तो ये 4 चरण दिए थे। ठीक है, और चारों चरण को क्रम से ही याद करना जरूरी है, क्योंकि ये क्रम ही पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, और ये 4 हमारे पास क्या है? सिद्धांत के चरण दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अवधान। ठीक है, पहले हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अवधान के बाद क्या आएगा? धारण। हम उसको धारण करेंगे। धारण के बाद क्या करेंगे? ये पुनर्बलन हो जाए, ये होगा। फिर क्या होगा? सीखे गए व्यवहार को शारीरिक रूप से दोहराएंगे। फिर क्या होगा? व्यवहार को दोहराने के लिए अभिप्रेरणा मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही क्या हो जाएगा? KMJL। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक, ये देखिए दोनों में पहले, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? A। ठीक है, ये क्रम हमको याद रखना है। ठीक, इसको पूछा जाता है, क्रम से ही पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। जब शिक्षक कठिन कार्य में संकेत देकर विद्यार्थी की सहायता कर रहा है, मतलब जो काम विद्यार्थी कर नहीं पा रहा है, उसको अगर थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए, हेल्प कर दिया जाए, तो वो जो सहायता कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। दिया कौन है? दिया है लेह वाइगोत्स्की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन नाम का 7 साल का एक प्राइमरी स्कूल का छात्र है, उत्साह के साथ अपने क्लास का आर्ट प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। गर्व से अपनी पेंटिंग टीचर और साथियों को दिखा रहा है, फीडबैक का इंतजार कर रहा है। एरिक एरिक्सन आ गया। ये कैसा आदमी है? ये है मनोसामाजिक आदमी। ठीक, समाज के नाम से अभी तक हम 3 चीज पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े? पहला पढ़े लेह वाइगोत्स्की, वो समाज और संस्कृति के बारे में बताया। दूसरा क्या पढ़े? बंडूरा, वो सिर्फ समाज के बारे में बताया। एरिक एरिक्सन, ये समाज के संग क्या किया? मनोविश्लेषण को भी जोड़ दिया। ठीक है, मनोसामाजिक, ये मनो प्लस सामाजिक है, मतलब मनोविश्लेषण और सामाजिक। तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमन विकास के किस चरण में है? ठीक है, वो क्या चाह रहा है? वो क्या चाह रहा है? देखिए, वो परिश्रम और हिंता, मतलब वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है मतलब परिश्रम कर रहा है, और वहां से वो रिजल्ट चाहता है। तो ये देखिए, एरिक एरिक्सन ने 8 प्रकार का एक चरण दिया था। उसके अंतर्गत वो सारे बच्चों का एज के हिसाब से बताया था कि कौन से एज में बच्चा क्या बन सकता है या क्या चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से या इस कहानी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रम बनाम हिंता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79, समस्या समाधान आधारित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब यहाँ समस्या है, उसका समाधान करना है। ऐसा क्यों दिया जाएगा? ठीक है, हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। रटने की क्षमता को बढ़ाएगा क्या ये? तो समस्या समाधान करना, रटने की क्षमता को बढ़ाना, दोनों अलग अलग हो गया। चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, सी को देखिए, केवल आ गया। मैं पहले ही बताया, केवल मतलब 90% केसेस में ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ो एक बार देखो। ठीक है, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना गलत, अनुशासन बनाए रखना गलत। तो समस्या समाधान कब करेगा? जब वो समस्या के बारे में सोचेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि उस समस्या को और कितने तरीकों से समाधान कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं ये उसके सोच चिंतन पर आधारित है और उसके तर्क शक्ति का क्या करेगा, विकास करेगा। सही आंसर क्या हो गया हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना है, बालक कैसा है, प्रतिभाशाली और कैसा है, सृजनात्मक। अब कथनों को पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। प्रतिभाशाली बालकों में, बच्चों में उच्च बुद्धि लब्धि, तीव्र शिक्षण गति और उच्च अमूर्त चिंतन पाया जाता है, इसीलिए तो उसको प्रतिभाशाली बोला जाता है ना। प्रतिभाशाली का मतलब ही क्या है, ये तीनों चीज तो होनी चाहिए। सृजनशीलता का मुख्य लक्ष्य अपसारी चिंतन और विचारों में मौलिकता है। सृजनशीलता का मतलब क्या हो गया, रचनात्मक, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण। वो क्या करेगा, वो अपसारी चिंतन करेगा, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। अगर आप 11th-12th में पढ़े होंगे या 10th में भी रहता है अपसारी और अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह सिमट कर रह जाना, ठीक है, और अपसारी का मतलब होता है उस जगह से बाहर जाकर सोचना। तो जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तभी तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा, तभी तो आपका दिमाग तेज होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं दो भी सही हो गया। तीसरा बोल रहा है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों के संवर्धन हेतु संवर्धित समृद्धि पाठ्यचर्या त्वरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको क्या लेना है, इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको केवल 1 और 2 लेना है, क्योंकि इसके लिए इन सारे चीजों का पाठ्यचर्या का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसमें बालक के बारे में बताया गया है, न कि हमारे सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया है, 2 ही कथन दिया है, ऑप्शन 4 दिया है। कथन क्या बोल रहा है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सही बात है, बच्चा जन्म से लेके मरते तक, मतलब मरते तक तो बच्चा नहीं रहेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन सीखते तो तब भी रहेगा। तो सीखना क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, ऐसा जरूरी है क्या, मतलब जो बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, तो क्या वो नहीं सीखेगा, वो तब भी सीखेगा। तो हमारा पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, केवल एक सही। ठीक है, केवल 2 सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत नहीं है, तो केवल एक सही हो जाएगा आंसर, मतलब ए। देखिए फिर से एक कूट वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि दोनों को मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। भाषा अर्जन उपकरण लैड, ठीक है, इसके बारे में कौन बताया है। तो भाषा से रिलेटेड जो भी चीज है, मतलब भाषा विकास का सिद्धांत, इसके बारे में कौन दिया है, नॉम चॉम्स्की दिया है। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, 3। अब हम चलते हैं ऑप्शन में। देखिए इन दोनों में तो है नहीं, दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब हमको दिमाग लगाना है इन दोनों में, तो इन दोनों में 3 दिया गया है, उसको लेकर चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, आंतरिक प्रेरणा हेरफेर की भावना को आकर्षित करती है। तो प्रेरणा के बारे में कौन बताया है। ठीक है, चलो अगर यहाँ फंस रहे हम तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या दिया है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता देते हुए बच्चे की भाषा के लिए जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। ये इसी का ही लाइन है क्या। स्पर्शनीय हेरफेर योग्य टीएलएम निगरानी करने, उसमें अंतर करने और उन्हें उचित रूप से लेवल करने की क्षमता। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इधर उधर हो गया है, तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसका देखो, इसका तो ये हो जाएगा, टीएलएम वाला बात का तो सेकंड आ जाएगा। पहला का जब हम 3 ला चुके हैं, तो पहला का 3 है और डी का सेकंड है, दोनों में ही सेकंड दे दिया है, तो बाकी 2 में हमको खेलना पड़ेगा, जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब क्या हो गया, सीखने की आंतरिक इच्छा, मतलब बी का क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर होता तो आसानी से क्लियर होता। 83 क्या बोल रहा है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा कैसे रहेगा, समावेशी, मतलब सारे प्रकार के बालकों को हमको लेकर चलना है। अब कथन दिया है उसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। सही बात है, इसमें हमको विशिष्ट बालकों को भी शामिल करना है, ठीक है, और नॉर्मल बालकों को भी शामिल करना है और एक साथ लेकर चलना है। इसमें बालकों की अक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी क्षमताओं और सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इसमें ये जाहिर नहीं किया जाता कि तुम अक्षम हो, कुछ करने में सक्षम नहीं हो, उसको ध्यान न देकर उससे हम कितना क्षमता का यूज कर सकते हैं उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। समावेशी शिक्षा का मानना है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। ये लाइन भी सही है। समावेशी शिक्षा तभी होगा जब व्यवस्था किसके अनुसार बदलेगा, बच्चे के अनुसार, क्योंकि बच्चा तो बदल नहीं सकता ना, उसको कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो। चौथा बोलता है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पूर्णतः पृथक पाठ्यचर्या और अलग विद्यालय की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अगर ऐसा करोगे तो बालक में क्या आ जाएगा, अलगाव की भावना आ जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मुझे नॉर्मल नहीं समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसके क्या करेगा, कम करेगा उसके सोच को। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा।
बाकी जो तीनों आंसर है वो समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण के अनुरूप है? अब रचनावादी का मतलब तो आप समझ चुके हैं अब तक। रचनावादी मतलब ब्रॉड थिंकिंग, अपसारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखते हैं क्या है, जिसमें विद्यार्थी क्या रहेंगे, सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे। शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, निगेटिव। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, पॉजिटिव। रचना सबसे प्रभावी अधिगम है, मतलब सॉरी रटना नहीं है, निगेटिव है। सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, तो हो गया फिर बच्चों का कल्याण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा तभी वो कैसा हो पाएगा, रचनावादी शिक्षण कर पाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या बोलता है, 2 चीज दिया फिर से, कथन और कारण, दोनों को पढ़ते हैं। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, ये बहुत ही सही लाइन है। दिया कौन है, लेव वाइगोत्स्की। फिर से समाज आ गया, समाज आ गया तो 3 लाइन दिमाग में आना चाहिए। पहला क्या, अल्बर्ट बंडूरा जो कि केवल समाज के बारे में बताया। दूसरा कौन, लेव वाइगोत्स्की जो कि समाज के साथ संस्कृति को भी जोड़ा। तीसरा कौन, एरिक एरिक्सन जो कि समाज के साथ मनोविश्लेषण को भी जोड़ा था। तो ये इसमें वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, तो ये तो सही है। दूसरा, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, अभी बताया मैं, ये भी सही है, दोनों सही है और ये इसी की ही व्याख्या कर रहा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सही व्याख्या कर रहा है। तो 85 कंप्लीट। चलते हैं अगला, पावलोव। देखिए पावलोव कौन था? पावलोव एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको 1904 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और पावलोव क्या किया था, ये कुत्ते पे एक प्रयोग किया था। ठीक, और उसमें ये थ्योरी दिया था। ठीक है, ऐसा कुत्ते के प्रयोग करके एक थ्योरी दिया था, उसके बारे में देखेंगे आगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पावलोव के, अच्छा ये वाला जो हमारा सिद्धांत है जिसके बारे में हम पहले पढ़े थे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब हमको क्या करना है, साहचर्य स्थापित करके सीख रहे हैं, मतलब संबंध बना के सीखना है। ठीक है, तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लाइन बोल रहा है, पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया के शरीर की क्रिया विज्ञान पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, सही बात है। भोजन एक अनुबंधित उद्दीपक है जो स्वाभाविक रूप से लार ग्रंथि से सक्रिय करता है। आगे देखते हैं, घंटी की ध्वनि, अच्छा ये प्रयोग किया था, ये किया गया था, ये ना कुत्ते को भोजन देता था। ठीक, उसके बाद क्या किया, भोजन देने से पहले जब भोजन कुत्ता देखता था तो उसके मुंह से लार निकलता था। अब क्या किया, भोजन देने से पहले ये घंटी बजाना शुरू किया। इस चीज को ना कई दिन तक रिपीट किया, तो कुत्ते के मन में सेट हो गया कि जब भी घंटी बजता है भोजन मिलता है। तो वो भोजन देने से पहले घंटी बजाता था, फिर भोजन देता था, तो उसके कुत्ते के मुंह में लार टपकता था। अब क्या किया वो, अब ना भोजन देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाना शुरू किया। तो घंटी बजाता था तो कुत्ते के दिमाग में सेट हो गया था कि अब घंटी बजाया मतलब भोजन मिलेगा, तो उसका लार टपकना शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार का ये कुछ प्रयोग किया था। तो हमको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। ठीक है, अनुबंधित नहीं है वो। ठीक, इसका थ्योरी आएगा बहुत ही जल्द, उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको, जो स्वाभाविक रूप से लार ग्रंथि को सक्रिय करता है। तो अनुबंधित नहीं है। घंटी की ध्वनि प्रारंभ में एक तटस्थ उद्दीपक होता है जो अनुबंधन स्थापित करता है। ठीक है, घंटी क्या है, घंटी है अनुबंधित, ना कि भोजन। मतलब भोजन देख के लार आना ये पहला चीज हो गया, लेकिन बाद में क्या होने लगा, घंटी सुन के भी लार आने लगा था। तो ये वाला सही है, पहला तो सही था ही हमारा। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा भी सही हो गया। चौथा क्या बोलता है, घंटी की आवाज पर लार का टपकना एक अस्वाभाविक अनुबंधित अनुक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। मतलब विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भागीदारी वो ले रहा है। ये किस पे जाएगा, तो ये रचनावाद पे जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे जाएगा, अब सारी चिंतन पे जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख चुके थे पहले भी। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है, ये किसका उदाहरण है। मतलब इसमें शिक्षक किस पे ध्यान दे रहा है, विद्यार्थियों पे ध्यान दे रहा है, उनकी रुचि पे, क्षमता पे और उनके पूर्व ज्ञान पे, मतलब वो पहले से क्या जानता था। तो ये किस पे हो गया, तो ये हो गया बाल केंद्रित। मतलब इसमें केंद्र में कौन है, बालक है, और बाकी शिक्षक क्या है, उसके आसपास घूम रहे हैं, मतलब वो उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी दंड नहीं हो सकता था, रटना नहीं हो सकता था। और एनईपी के तहत जो आगे का प्रक्रिया है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, वो कैसा होगा, वो होगा बाल केंद्रित। मतलब हमको बालकों पे ध्यान देना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 89 क्या बोल रहा है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अक्षमता के बारे में हम जान चुके हैं, डिसेबिलिटीज 4-5 हम देखे थे इंपॉर्टेंट, जो रिपीट करके पूछा जाता है। यह एक चर व्यवस्था है। ठीक है, अधिगम अक्षमता चर व्यवस्था मतलब वेरिएबल है, मतलब बदलते रहता है बोल रहा है। ठीक है,
यह एक तंत्रिका जैविक विकार है। यह अनिवार्य रूप से कम बुद्धि वालों से ही जुड़ा होता है। यह गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है जिसका बुद्धि कम नहीं है उसको उसी को ही मतलब क्षमता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, तंत्रिक जैविक विकार है और एक चर है, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब इसको बदल सकते हैं ना, अक्षमता को ठीक कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, चर है मतलब वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। ये सही आंसर क्या हो गया, केवल 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका आंसर आप खुद बताएं, इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। ठीक है, मतलब इसमें विद्यार्थी को हमको क्या करना है, सक्रिय रूप से भागीदारी लेने देना है। तो क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसको खुद से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, सूची दिया है इधर और इधर क्या दिया है, उसका विशेषता दिया है। उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, ये वही वाला है पावलाव वाला, कुत्ते पर आधारित जो वो प्रयोग किया था उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर क्या होगा हमको ये देखना है। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण, भोजन न देने पर अनुक्रिया का धीरे धीरे समाप्त होना। ये लाइन सब क्लियर नहीं हो रहा है। विलोपन प्रशिक्षण के अनुबंधित अनुक्रिया का पुनः प्रकट होना, स्वतः पुनर्लाभ और केवल सही उद्दीपक पर ही अनुक्रिया करना। ठीक है, तो हमको चारों को देखना है, चारों ऑप्शन के बाद हमको उधर को देखना है क्या हो रहा है इसमें। अनुबंधित उद्दीपक के बाद लगातार, ये लाइन लोग क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड होना है। ठीक है, ये लाइन तो क्लियर है, वो लाइन क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस परिस्थिति में सीखना सबसे प्रभावी होगा। मतलब सबसे प्रभावी बोला तो कई बार क्या होता है, चारों ऑप्शन ही सही रहते हैं, सबसे अच्छा आंसर हमको लेना रहेगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे प्रभावी में भयपूर्ण वातावरण बनाओगे तो सीख पाएगा क्या बच्चा, नहीं। कठोर दंड वातावरण बनाओगे तो सीखेगा क्या, नहीं। केवल व्याख्यान करोगे मतलब शिक्षक बोलता रहे छात्र सुनता रहे, उससे वो सीख पाएगा क्या। कहीं ना कहीं इस पे शिक्षक को भी सक्रिय रूप से शामिल करना पड़ेगा बच्चों को। तो वो किसमें हो जाएगा, सहयोगात्मक एवं लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतांत्रिक का मतलब क्या, मतलब बच्चे भी अपना सहभागिता प्रस्तुत करेंगे। तो 92 का हो गया बी। थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध सीखने के प्रयोग, थॉर्नडाइक के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, ये 3 ये मेन नियम दिए थे 2। ठीक है, उसमें से पहला है मुख्य नियम, उसके अंतर्गत हम पढ़े थे 3। ठीक है, ये किस पे प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। चूहे पे कौन किया था, स्किनर। ठीक, कबूतर पर कौन किया था, इस पर भी स्किनर ही किया था, नहीं इस पर भी थॉर्नडाइक किया था। थॉर्नडाइक बिल्ली और कबूतर दोनों पर किया है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया तो बिल्ली पे ये मेन किया है, तो बिल्ली को ही सही लेना है। अगर दोनों रहता तो दोनों को साथ में लेते। कुत्ते पर कौन किया, तो कुत्ते पर किया पावलाव। तो कुल मिला के हमको चारों ऑप्शन के बारे में पता है। तो हमारी पढ़ाई इस हद तक होनी चाहिए कि हमको सही आंसर तो पता रहे, कारण भी पता रहे, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों सही नहीं है ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चारों के बारे में पता चल गया, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 94 देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये लाइन सुन के आपको याद आया होगा कि हमने जीन पियाजे के बारे में कुछ पढ़ा था, 4 अवस्था दिया था। पहला था सक्रिय गामक, दूसरा क्या है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त, चौथा है अमूर्त। तो इसमें पूछा गया पूर्व के बारे में। ये कहां से कहां था, ये था आपका 2 से लेके 7 वर्ष के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बालकों में दिखने वाली सीमाओं या विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। मतलब 2 से 7 साल का बालक में क्या विशेषता हो सकता है ये जानना है। ठीक, अहम केंद्रित चिंतन, मतलब चोट लगने पर मेज को मारना, ऐसी करते हैं बच्चे। ठीक है, मतलब ये 2 से 7 साल में ये वाला चीज होता है। ठीक, अच्छा हमको बताना है कि किससे मिल रहा है। जीववाद, जीववाद मतलब क्या, निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण को देखना और यह मानना, मतलब वो क्या करते हैं, वो डॉल को अपने दोस्त के जैसे ट्रीट करते हैं, मतलब वो निर्जीव में भी सजीव खोज लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ए। दूसरा का ये देखिए डी में है, ए में है, बाकी दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। बाकी को देखते हैं। बाकी बोल रहा है अहम केंद्रित चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन मतलब केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझना, ईगोइस्टिक बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये ए का क्या हो जाएगा, बी। तो 1 का बी इसमें भी है और किसमें है, इसमें तो नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा, हमको पता चल गया। लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, अनुक्रमणीयता पाना, जैसे 2 3 5 होता है लेकिन 5 - 3 2 होता है, ना समझ पाना। ठीक है, तो ये उल्टे क्रम में नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब तीसरा का सी, मतलब ये सही हो गया, 100% श्योर हो गए अपन। तो चौथा जो बचा उसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मतलब ये किसी भी वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
95 कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और वे छोटे वैज्ञानिक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जीन पियाजे का। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कथन दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन, 4 अलग अलग वैज्ञानिक दे देंगे, उसमें से कौन इस कथन को दिया है ये पूछा जाएगा। तो कौन दिया है इसको? जीन पियाजे दिया है, पहला सही है। दूसरा बोल रहा है बच्चे केवल वयस्कों द्वारा दिए गए ज्ञान और उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को निष्क्रिय रूप से याद करते हैं। पहली बात देखिए, इसमें केवल आ गया, तो बच्चे केवल वयस्कों से सीखेंगे क्या? बच्चे अपने दोस्त से भी सीखते हैं, अपने माँ बाप से भी सीखते हैं, ठीक है, अपने से कम उम्र के लोगों से भी सीखते हैं। तो ये जो आर है वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, लेकिन ए क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सी। सही है ए, लेकिन आर क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 96, एक समावेशी कक्षा में वाइगोस्की के सिद्धांत का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियां प्रभावी है? समावेशी शिक्षा मतलब सब रहेंगे। वाइगोस्की मतलब क्या? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक रूप से करेगा। क्या क्या दिया है? ये दिया है ZPD, और क्या दिया है? स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या है? सहयोगात्मक अधिगम और पीयर ट्यूनिंग, ठीक है। तो समावेशी में सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। पारस्परिक शिक्षण जिसे प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और सारांश बनाना शामिल है, ये भी सही है, ठीक है। केवल मानकीकृत लिखित परीक्षाओं और रट कर याद करने पर बल देना, केवल आ गया, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, लेकिन उसके आगे का लाइन भी निगेटिव है, तो ये गायब हो गया। बचा गया चौथा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के दौरान आवश्यकता अनुसार संकेत और सुराग देना, इसी को ही तो बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको कौन दिया? वाइगोस्की। तो पहला, दूसरा और चौथा हमको सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमको मिल रहा है बी में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक। उम्मीद है कि वाइगोस्की के बारे में बहुत कुछ आप जान गए हैं और आज जीन पियाजे के बारे में भी बहुत कुछ हम जाने, तो ये सब क्लियर होते जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, जब एक शिक्षिका गणित का कठिन प्रश्न हल करते समय छात्र को थोड़ा सा इशारा, ठीक है, अभी इसके जस्ट ऊपर पढ़े, वो क्या होता है? स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है, ठीक। ये हो गया कथन। कारण क्या बोलता है कि वाइगोस्की के अनुसार दी जाने वाली सहायता की मात्रा और प्रकृति बालक के प्रदर्शन के स्तर के अनुसार बदलनी चाहिए। सही बात है, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना ही सहयोग देना है, सही रहता है बच्चे के लिए, ठीक है। अगर बच्चे को आप पूरा बता दोगे तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, तो जिसको जितना जरूरत है उतना देना चाहिए, अपना जो हेल्प है उसको घटाना बढ़ाना चाहिए। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जहां ए और आर दोनों सही है और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 97 कंप्लीट। 98, कोहलबर्ग क्या है? नैतिक आदमी है। नैतिक आदमी मतलब नैतिकता का सिद्धांत दिया। इसका वीडियो जल्द आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। फिलहाल हम इसमें देखते हैं, ये हालांकि हमारा 3rd यूनिट में नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ गया है। देखते हैं इसको। कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। कोहलबर्ग क्या है? नैतिक दुविधा के बारे में बताया, नैतिक तर्कणा के बारे में बताया, दोनों के बारे में कोहलबर्ग बताया था। दुविधा मतलब वो फंसा हुआ है, सही गलत के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहा है, उस पर एक हिंज का कहानी है, वो कहानी बहुत ही अच्छा है, आपको आगे जानने को जरूर मिलेगा। दूसरा दिया है नैतिक तर्कणा, मतलब सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए तर्क करना, मतलब कई ऑप्शन से आप 2 ऑप्शन पे आएंगे, वो हो गया दुविधा। अब दोनों में आप सोच रहे हैं कि सही कौन होगा, वो हो गया तर्कणा। तो पहला और दूसरा तो कोहलबर्ग दिया है। तीसरा क्या है? कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों में केवल महिलाओं और लड़कियों को ही नैतिक दुविधा की कहानी सुनाई थी, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। कोहलबर्ग का बहुत ही आलोचना होता है, उसका कारण है ये लाइन। वो क्या किया इसमें, देखो क्या बोल रहा है, केवल महिलाओं लड़कियों को ही कहानी सुनाई थी, मतलब इस लाइन के हिसाब से कोहलबर्ग महिलाओं को शामिल किया था। एक्चुअल में कोहलबर्ग महिलाओं को शामिल किया ही नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ बच्चों पे और मेल पे वो जो अपना कहानी है वो सुनाया था। तो इसके वजह से उसका होता है आलोचना। इसके साथ साथ उसका आलोचना 2 कारणों से और होता है। पहला क्या, वो लिमिट एज रखा था, मतलब जो बच्चे थे वो 15 साल तक के ही थे, उससे नीचे के ही थे, उससे ऊपर के नहीं थे। और दूसरा क्या, वो ये प्रयोग कहाँ किया था, वो ये प्रयोग किया था अमेरिका में। तो ये फर्क डालता है, हो सकता है किसी दूसरे देश का बच्चा कुछ और तर्क देता कि ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो ये 3 कारणों की वजह से कोहलबर्ग का आलोचना होता है। और आलोचना करने वाली जो महिला थी वो इन्हीं की ही पहचान की थी, मतलब इन्हीं की स्टूडेंट थी, उसका नाम था गिलिगन, कैरेन गिलिगन नाम है उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना क्यों होता है, तो इसीलिए होता है। ये 3 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो गिलिगन है वो इस आलोचना को की थी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो केवल 1 और 2 किसमें है, बी में। तो 98 का बी। क्वेश्चन नंबर 99,
स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में सही कूट चुनिए। स्किनर कौन था? स्किनर सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत, ठीक है, ये वाला सिद्धांत दिया था, ये चूहे पे प्रयोग किया था, पहले देख चुके हैं। ये क्या बोलता था कि स्किनर ने अपने प्रयोग सफेद, देखो आ गया, सफेद चूहे पे प्रयोग किया था, पहला लाइन सही हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया उद्दीपक से पहले होती है, ये भी यही बोला था, ठीक है। देखिए जो थॉर्नडाइक था वो एसआर थ्योरी दिया था, लेकिन जो स्किनर है वो क्या दिया था? आरएस थ्योरी दिया था, उल्टा कर दिया था उसको। ये मतलब क्या है? ये थॉर्नडाइक से अपोजिट सोच रखता था। तीसरा क्या बोल रहा है? सकारात्मक पुनर्बलन किसी सुखद उद्दीपक का देने से पहले सही अनुक्रिया की संभावना बढ़ाती है, और ऋणात्मक पुनर्बलन यह दंड के समान ही होता है और व्यवहार को हमेशा बंद कर देता है, ठीक है। तो इसका देखिए पहला और दूसरा तो है। सकारात्मक पुनर्बलन क्या करेगा? किसी सुखद उद्दीपक को देने से सही अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाएगा, ये भी सही है। और ऋणात्मक पुनर्बलन यह दंड के समान ही होता है और व्यवहार को हमेशा बंद कर देता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को हम लोग को डाउन ही कर देना है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, मतलब हम उसको जो है फीडबैक दे रहे हैं, मतलब उसका हम प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। तो अगर किसी को आप बोलोगे कि भाई तू पास हो ही नहीं सकता, तो इसको वो दो तरीके से ले सकता है। पहला कि हाँ यार मैं तो पास हो ही नहीं सकता, दूसरा कि मैं पास होकर दिखाऊंगा। तो कई बार ऋणात्मक पुनर्बलन भी सकारात्मक काम कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए चौथा नहीं होगा, 1 2 3 होगा, मतलब क्या हो गया? बी। और हमारे टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सारों का सीखने का गति अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम सेम रहेगा। कक्षा में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए? मतलब सारे बच्चों को हमको ध्यान पे रखना है, उस हिसाब से सिखाना है। क्या बोल रहा है? विभेदित या अनुकूलित अनुदेशन का प्रयोग। अनुकूलित मतलब क्या? अनुकूलन मतलब कंडीशन के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही है, कंडीशन के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। दूसरा, मानकीकृत और एक समान पाठ्यचर्या लागू करना। एक समान सबके लिए सही तो होगा नहीं, कोई सीख जाएगा कोई सीख नहीं पाएगा, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बहुसंवेदी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, तो ये सही है, ठीक है। और चौथा क्या बोलता है कि विद्यार्थियों के लचीले परिवर्तनशील समूह बनाना, ये भी सही है। लचीला मतलब जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब जो बच्चों के हिसाब से सही रहे उसको लागू करना। तो दूसरा गलत दिख रहा है, बाकी ये तीनों पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 4। तो इसी के साथ हमारा 100वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं लेकर आया था। उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा। आगे भी हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे न्यू एकेडमी के संकल्प टेस्ट सीरीज के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।